आइए डियर स्टूडेंट, क्लास 11th के डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिक्स का काम प्रारंभ कर चुके हैं। थोड़ी मैथमेटिक्स पे हमने डिस्कशन कल भी किया था और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो सेट्स है। हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या है? मैंने आपको ये भी बताया था कि जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने सेट का कंसेप्ट दिया था। वहाँ से सेट का कंसेप्ट आया उनके पास। ठीक हो गया। इसके अलावा इस सेट जब आप कर लेंगे तो मैं कह रहा था कि आप रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, रिलेशन और फंक्शन का जो चैप्टर है उसको भी आसानी से इसके माध्यम से हम समझेंगे। फिर हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज और समीकरण। और समीकरण की जब स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट तो वहाँ भी हमारे पास सेट हमारी बहुत मदद करेंगे। ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त हम प्रोबेबिलिटी की जब स्टडी करेंगे, प्रायिकता, आपने क्लास 10th में 9th में कुछ पढ़ा होगा, प्रायिकता नहीं पढ़ा है, तो प्रायिकता भी की स्टडी जब करेंगे तो हमें ये सेट आपकी वहाँ मदद करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सेट का कंसेप्ट ले लेते हैं। मैं आपको इस बात को आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि बहुत सरल है 11th की मैथमेटिक्स और बहुत उससे भी सरल है 12th की मैथमेटिक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप प्रारंभ से ही लेकर के हम जितना बता रहे हैं, जितना बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिए और बुक के क्वेश्चन आप सब कर लीजिए एग्जाम्पल सही, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखिए मैं अब सबसे पहले मैंने आपको कल सेट की डेफिनेशन भी बताई थी कि सेट क्या होते हैं। हमने लिखा था सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था? सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। ठीक है, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। सुपरिभाषित समूह। ठीक है दोस्तों, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है पर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब देखिए इस पर और भी डिस्कशन अभी करेंगे। सेट को जब मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं, सेट का रिप्रेजेंटेशन आप कैपिटल लेटर में करते हैं। ए से डिनोट कर सकते हो सेट को, बी से कर सकते हो, एक्स से कर सकते हो, वाई से कर सकते हो और किसी लेटर से कर सकते हो। बोर्ड में करते हैं। बोर्ड मतलब आपका कैपिटल लेटर में आप सेट को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको आप एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट हिंदी बोलते हैं अवयव। ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेट के अंदर उनको हम स्मॉल लेटर में शो करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं किसका? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स ले लीजिए आप। ठीक है, वोवेल्स को यदि मैं वी से दिखाऊं, हिंदी वर्णमाला में स्वर ए, ई, आई, ओ और यू।
किसी भी इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे कि वॉवेल्स कौन से हैं, तो वो हमेशा आपको यही 5 कैरेक्टर लिख के देंगे, यही 5 लेटर लिख के देंगे। तो यही तो है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। इनकी अपनी एक पहचान है। यदि आप अलग अलग एजेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे तो एक ही इंफॉर्मेशन आएगी। कैपिटल लेटर से दिखाया, करली ब्रैकेट मंझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं इसको, ठीक है, यहां से भी ब्रैकेट, यहां से भी, ठीक है। इसके अंदर सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है, सेट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये करली ब्रैकेट के अंदर। सेट के एलिमेंट आपके ऐसे हैं और इनके बीच में कॉमा का निशान, कॉमा लगाते हैं, कॉमा, ठीक है। सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करते। जैसे मैं लिखूं कि SCHOOL, स्कूल, स्कूल जो वर्ड है, इसकी जो स्पेलिंग्स हैं, इसका क्या सेट बनेगा, ठीक है। तो यदि मैं उस सेट को ए से दिखा दूं तो इसके एलिमेंट देखिए SCHOL, यहां पर आप देख रहे हैं OO, डबल ओ है ना, 2 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। सेट के एलिमेंट में 2 बार यदि रिपीटिशन है तो वो एक ही बार काउंट हो जाता है। दूसरी बात कि सेट के एलिमेंटों को आगे पीछे भी कर देंगे तब भी इस क्रम पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब सेट पे अंतर नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको ऐसा भी लिख दूं COLHS, ये दोनों एक ही है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो वेल डिफाइंड आप समझ गए, वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि एक डेफिनेशन, एक परिभाषा के अंदर हुआ है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक के जो नंबर होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एंड यू हैव टू मेक ए सेट ऑफ द नंबर्स विच आर प्राइम। आपको 1 से 1 to 10 जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, 1 to 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 to 10 जो काउंटिंग है आपकी, इसमें आपको प्राइम नंबर का सेट देखना है। यदि मैं प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्याओं के सेट को यदि मैं P से दिखाऊं जो कि 1 से 10 तक हैं, तो 1 तो क्या होता है, 1 तो न तो भाज्य है ना अभाज्य। इस पॉइंट को आप नोट करें, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम और दूसरे प्रकार के नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 और स्वयं से डिवाइड होते हैं। जैसे आपका 2, जैसे आपका 3, 2 केवल 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 5 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी और दूसरे से डिवाइड नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट कहते हैं 1 से भी, स्वयं से भी और किसी और से भी। जैसे 4 1 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, एक और हो गया। और 1 की स्थिति देखिए, 1 केवल 1 से डिवाइड है, इसलिए प्राइम नंबर के डेफिनेशन से बाहर हो गया। तो 1 न तो क्या है अभाज्य न भाज्य, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 क्या है,
सबसे छोटा अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके 2 है, पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, फिर 3 भी प्राइम है, 4 क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट मतलब भाज्य, 5 क्या है, प्राइम है, प्राइम मतलब अभाज्य, 6 क्या है, कंपोजिट, कंपोजिट मतलब भाज्य, 7 क्या है, प्राइम अभाज्य, 8 कौन सा है, कंपोजिट भाज्य, 9 में 3 का भाग भी चला जाता है, 1 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, ये भी भाज्य है, कंपोजिट है। और 10 में 1 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, वो भी भाज्य हो गया। तो यदि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का मैं समुच्चय बनाऊं 1 से लेकर के 10 तक के नंबर के, तो पहला 2, 3, 5, 7 ये तो आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। यही 4 प्राइम तो होंगे 1 और 10 के बीच में, ठीक है। और जो भी 1 और 10 के बीच में प्राइम, जो मैथमेटिक्स जानते होंगे, जो भी जिनको भी आप कह देंगे कि राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, द आंसर विल ऑलवेज बी दिस, हमेशा यही नंबर आपके सामने आएंगे। आगे पीछे हो सकता है कोई 2 या कर दे, 3 या कर दे, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही तो है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, ठीक होगी, ठीक है। और देखिए, और एग्जांपल आप देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि 1 से 10, 1 to 10, 1 से 10 ऑड नंबर का सेट बनाइए, ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, और इवन नंबर मतलब सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर कौन सी होगी आपकी, सम संख्या, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आप जानिए, आप इंग्लिश में भी जानिए और हिंदी में भी इंग्लिश में भी जानिए और हिंदी में भी जानिए, दोनों लैंग्वेज में जानिए। और नंबर आप जानते हैं और कौन होते हैं, जिन दो से डिवाइड नहीं होते, जैसे मतलब जिनकी पेयर पेयर नहीं बनते, एक छूट जाता है, जैसे 1 आपका ऑड हो गया, 3 आपका ऑड हो गया, 5 आपका ऑड हो गया, 7 आपका ऑड हो गया, 9 आपका ऑड हो गया, किसके बीच में, 1 to 10। तो ऑड नंबर के सेट को यदि मैं ओ से दिखाऊं, तो पहला ऑड आपका 1 हो गया, फिर आपका कौन सा ऑड आएगा, 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा रेस्टोरेंट, 9 आएगा, ठीक हो गया। इवन नंबर को, इवन नंबर के सेट को यदि मैं ई से दिखाऊं, ये आप पर डिपेंड करता है कि किससे दिखा रहे हैं आप। यदि आप कोई सेट बना रहे हैं तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लेटर उसको दें। यदि दिया नहीं हो कि इस लेटर से दिखाएं, तो मैंने ए को इवन नंबर से दिखाया। इवन पहला इवन कौन हो गया, 1 to 10 में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10। ये ऑड नंबर का सेट हो गया 1 to 10 में, और इवन नंबर का सेट हो गया 1 to 10। तो जो भी मैथमेटिक्स जानते हैं, जो भी ऑड इवन नंबर जानते हैं, उनको जब आप कहेंगे कि ऑड बताइए वो 1 से 10 में, इवन बताइए 1 से 10 में, तो सब आपको यही देंगे। यही तो है वेल डिफाइंड, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, यदि आपसे कहा जाए कि अपनी पसंद के 2 बेस्ट सब्जेक्ट बताइए, बेस्ट सब्जेक्ट का सेट बनाइए, 2 बेस्ट सब्जेक्ट लिखिए साहब अपने। अब किसी स्टूडेंट को तो इंग्लिश और हिंदी हो सकता बहुत बढ़िया लगती है, तो उन्होंने लिख के क्या दे दिया, इंग्लिश एंड हिंदी। किसी को मैथमेटिक्स साइंस बहुत अच्छी लग सकती है, तो उन्होंने क्या लिख दिया, मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। किसी ने लिख दिया मुझे तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बहुत बढ़िया लगती है, उनका आंसर हो गया पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो यहां अलग अलग आएंगे। तो ये जो है ना बेस्ट, ये जो वर्ड है बेस्ट, अच्छा, ये वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट में वेरी करेगा। इसलिए यह वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित नहीं है। कहीं पर आपको कहा जाए कि एक ऐसा समुच्चय है जो बेस्ट सब्जेक्ट, जो अच्छे विषयों को दर्शाती है, ऐसे 2 विषय बताइए
जो कि बहुत अच्छे हो, तो आप लिखेंगे यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि अच्छा शब्द सुपरिभाषित नहीं है। अच्छा बुरा ये सब हमारी परिकल्पना है। जैसे गर्मियों में तो सूरज बहुत गर्म हो जाता है, सन इज वेरी हॉट इन समर, तो सन से आदमी तौबा तौबा करता है, धूप पे खड़ा नहीं होना चाहता। उस समय तो सन बहुत गर्म हो गया साहब, जरूरत नहीं है साहब। और जब विंटर आता है तो सबको चाहिए धूप, सबको सन आ जाए तो सनी डे होगा तो आनंद आ गया साहब, उस समय सन बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये वर्ड जो है अच्छा खराब ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये सुपरिभाषित के कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसे सेट नहीं होते। कैसे सेट नहीं होते हैं? विश्व के 10 बढ़िया बैट्समैन का सेट, ये बढ़िया बैट्समैन, ठीक है। आप केवल बैट्समैन बोलेंगे तो जो बैट्समैन होंगे उनका बन जाएगा सेट, पर जो व्यस्त शब्द जो आया वो आपका वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि व्यस्त का अपनी अपनी मीनिंग है सबका। किसी को कौन बैट्समैन अच्छा लगे, किसी को कौन बैट्समैन अच्छा लगे। वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स का सेट, ये बेस्ट बॉलर जो शब्द आया, ये बेस्ट जो आया, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक हो गया। दुनिया के अच्छे लेखकों का समुच्चय, बेस्ट राइटर्स का सेट। अब राइटर अलग अलग राइटर हैं साहब, अलग अलग राइटर की बुक्स अलग अलग लोग पसंद करते हैं, तो वो भी सेट नहीं बनेगा, वो भी बेस्ट नहीं होगा। जंगल में डेंजरस एनिमल का सेट, खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब खतरनाक शब्द में भी परिभाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है। लॉयन, कुछ लॉयन को पाल रहे हैं उनके लिए लॉयन बहुत अच्छा है, एनिमल है, और बाकी के लिए तो आवाज भी आ गई तो आदमी भाग पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी आपका वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन में आपको ये देखना है कि यह वेल डिफाइंड या हिंदी में सुपरिभाषित है या नहीं है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, निर्णय करेंगे कि सेट है या नहीं, ठीक। सेट का एग्जांपल देखिए, नेम ऑफ इंडियन रिवर्स। अब इंडियन रिवर्स जो है, भारत में जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तमाम नदियां जब सेट बनेगा तो जो भी उन नदियों को देखेगा, जैसे गंगा नदी बोलेगा, गंगा नदी बोली, तो जो भी गंगा नदी बोलेगा सीधा सीधा बोलेगा दिस रिवर इज इन इंडिया, ये नदी भारत की है। तो वो भी ना वेल डिफाइंड है कि नहीं है। सबका आंसर गंगा के लिए क्या है, इंडिया, कि गंगा तो इंडिया की रिवर है। तो सेट के जो एलिमेंट है वेल डिफाइंड है, ठीक हो गया। एक बात आई, उन्होंने कहा स्टेट मध्य प्रदेश, ये तो इंडियन स्टेट है, ये तो भारतीय स्टेट है। जो भी पढ़े लिखे लोगों, किसी आप अमेरिका में जाके पूछेंगे उनका मध्य प्रदेश स्टेट ये किस कंट्री का होगा, तो जिनको वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज हो बताएंगे कि ये तो इंडिया का स्टेट है, इंडियन स्टेट है। तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अब आप समझे ना डियर, सेट में कौन सेट है कौन नहीं है वो डिपेंड करेगा इस सुपरिभाषित पर। सुपरिभाषित मतलब स्पष्ट रूप से सेट के अंदर यदि उसको रख रहे हैं तो सेट जिस कैरेक्टरिस्टिक का है, जिन गुणों का है, वो गुण उसके अंदर होने चाहिए, ठीक हो गया। और एग्जांपल देते हैं सेट का। देखिए, यदि मैं, आपने पीछे क्लास 10 तक बहुत से नंबर सिस्टम आपने खूब पढ़ा है डिटेल में, कक्षा 6 से। प्राकृत संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, फिर वास्तविक संख्याएं। और 11th क्लास में अब आप आ गए तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं आपकी,
प्राकृत संख्याएं। आपने पढ़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को किससे दिखाते हैं दोस्तों? n से दिखाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कहां तक? अप टू सो ऑन डैश 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 का मतलब कहां तक चलता जाएगा? इंफिनिटी तक जाता जाएगा। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या होगी। 4 को कोई कहेगा तो देख के बता देंगे प्राकृत संख्या है, वेल डिफाइंड होगी। ठीक, और सेट के एलिमेंट को ऐसे भी लिखते हैं, देखो 1 बिलोंग्स टू n। क्या बोला? 1 बिलोंग्स टू n। 1 n से संबंधित है या 1 n में है। 1 बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसे मैं क्या कह रहा हूं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है। बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये डज नॉट है, बिलोंग्स टू को काट दीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 0 n में नहीं है, 0 n का सदस्य नहीं है, 0 n का एलिमेंट नहीं है, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ n। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 0 n में नहीं है या n से संबंधित नहीं है, तो डज नॉट का साइन आ जाएगा। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आप लिख दीजिए, कॉपी नहीं दीजिए, आगे बहुत यूज होगा। तो सेट के एलिमेंट्स में बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स, ये भी आपको आगे क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। ठीक हो गया इसमें? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राकृत संख्या जो है नेचुरल नंबर का सेट को आप n से दिखाते हैं, और कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 4 अप टू 16। ठीक, उसके बाद आप होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट में कहीं भी 0 नहीं है और 0 की आपको आवश्यकता है। अब आप 10th क्लास पास करके 11th में आ गए तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ 0 नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 0 की क्या इंपॉर्टेंस है। तो होल नंबर, इसे W से लिखा होल नंबर को, तो कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सोन। क्या बोला मैंने? होल नंबर, या मैं क्या कह रहा हूं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है? ठीक है, इसके बाद और सेट देखें, और सेट को लिखो सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, किससे दिखाते हैं? उसको जेड से दिखाते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी है आपने? पूर्णांक संख्या तो पढ़ी है ना, इंटीजर्स पढ़े आपने। नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 होता है, जेड से दिखाते हैं। देखो ये माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन चला गया, फिर इंफिनिटी, यहां से प्लस इंफिनिटी, यहां से माइनस इंफिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये भी आप जानते हैं। तो सेट के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। ठीक है दोस्तों, यहां डेफिनेशन है और कौन कौन सेट हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पहले से जानते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, आप होल नंबर का सेट पहले से जानते हैं, आप इंटीजर का सेट पहले से जानते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है,
अब कहाँ चलेंगे? अब हम रेशनल नंबर के सेट पर चलते हैं। सेट ऑफ रेशनल्स। सेट ऑफ रेशनल को किससे दिखाते हैं? इनके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, जैसे n को हम नेचुरल नंबर से दिखाते हैं, जैसे इंटीजर को हम z से दिखाते हैं। तो आप जो आपके पास परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोनों चीज में आप लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। क्यू, अब इसके एलिमेंट कैसे, क्यू से इसका नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्यू कैसे होते हैं? पी बाई क्यू, ठीक है, सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यह है डेफिनेशन, इसलिए सब आ जाता है। एक परिभाषा आप जानते हैं, परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, जेड, जेड मतलब पूर्णांक, इंटीजर है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, परंतु डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं होना चाहिए। 2/0 होगा तो ये फिर क्या होगा, अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। पर दो इंटीजर है, दो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि दो को कैसे लिख सकते, 2/1, ठीक है, 1/4, ये सब क्या है, 1/4, ये आपके क्या है, रेशनल नंबर है। इस सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर भी आप जानते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल के बाद जिनमें न तो एक निश्चित क्रम आता है और वो समाप्ति की ओर जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो आप अपरिमेय संख्याएं जो आपके इरेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं परिमेय नहीं वो कौन से हो गई, अपरिमेय हो गई, या जिस संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है, अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनकी संख्या भी क्या अनंत है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, जितना चाहो उतनी मर्जी लिखो, तो इनका भी अपना एक सेट होगा। कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो सब बच्चे क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो वेल डिफाइंड है कि नहीं, सुपरिभाषित है कि नहीं, ठीक है। और एक सेट और लिखता हूं आपके लिए, परिमेय और अपरिमेय को मिला करके क्या बनता है डिस्टेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं बनती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को आर से दिखाएं तो आर में क्या जाता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सब किसमें आ गई, वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं क्या हैं, एक नंबर लाइन पर आप दिखा सकते हैं,
0 1 2 3 4 -1 -2 -3। इस पर आप परिमेय भी दिखाते हैं और अपरिमेय भी दिखाते हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ज्योमेट्रिकली ज्यामिति विधि से वर्गमूल 2 संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, करा था ना, ठीक है ना। 1 यहां से लिया, 1 यहां से लिया, ये जो आया ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हुआ, 1 लेंथ हो गई, 1 हाइट हो गई उसकी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या 1 1 प्लस करेंगे बीच में, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 और उसका स्क्वायर रूट 2, ये डिस्टेंस हो गई। और इतना आपने कंपास में अपने प्रकार में इतना लिया, वो काट दिया क्या यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस लाइन पर आप रेशनल और इरेशनल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सब दिखा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो ये सारे सेट एंड स्टेट, ठीक है, ठीक है। तो आज इनको आप एक बार कॉपी में लिखें और समझें। आप जानते हैं नाम में हो सकता है कि, और होगा भी क्यों, पढ़े तो हैं आपने, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, इंटीजर आपने पढ़ा है, रेशनल पढ़े हैं, इरेशनल पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े, सब पढ़े तो हैं आपने। एक बार फिर आप कॉपी में लिख लीजिए, तब आगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।